दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम एमसीक्यू जो पढ़ रहे हैं वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो आगामी 21 मई को होने वाली है उसके यूनिट नंबर 9 को लेकर के चल रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो हम बना चुके हैं 25-25 क्वेश्चन के, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अन्य विषयों से रिलेटेड 32 वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन के, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों हम सीधा डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ हैं। दोस्तों 1 जुलाई सन 2015 को भारत में एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसकी पहल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था और उसका नाम था डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम न केवल एक प्रोग्राम था वरन यह शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग लेन देन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में सामने आया था। ठीक है, इसके पहले जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाए गए थे, बाद में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, लोगों को डिजिटल रूप से अपने डॉक्यूमेंट सहेज कर रखना, जिसको डिजी लॉकर नाम दिया गया, ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। तो ये डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ थे? इसमें 9 स्तंभ थे, जिसके अंतर्गत जो हाईवेज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां लोगों को फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान करना, इन सब सुविधाओं को प्रदान किया जाना सम्मिलित था। तो यही टोटल 9 स्तंभ शामिल थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क कब लॉन्च किया गया? दोस्तों उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जो हमारा इनसेट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, यानी उपग्रहों के माध्यम से हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान करने में, संचार चैनल के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र के आंखों देखा हाल को लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इन सब चीजों के लिए जो उपग्रह आधारित कंप्यूटर प्रणाली स्टार्ट की गई थी सन 1987 में स्टार्ट की गई थी। इसके माध्यम से जो उपग्रह होंगे, जो हम अपने कृत्रिम उपग्रह भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, वो पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करके हमें डीटीएच के द्वारा या अन्य सर्विस के द्वारा हमें वह कार्यक्रम को डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के रूप में प्रसारित करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। तो यह 1987 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो जैसे हमने फर्स्ट प्रश्न में डिस्कशन किया था कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन हमारे प्रधानमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में बनी कमेटी होती है, ये क्या काम करती है? ये डिजिटल इंडिया के कार्यों की निगरानी करती है। ठीक, और ये जो कमेटी होती है इसमें वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक, वित्त मंत्री के अलावा आईटी मंत्री शामिल होते हैं। और कौन शामिल होता है? और शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, शिक्षा मंत्री को पहले एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था और अब उसको शिक्षा मंत्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें संशोधन हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई शासन योजना की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय ई शासन योजना क्या है? राष्ट्रीय ई शासन योजना जो है ये एक ऐसी योजना है जो देश में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने का काम करती है। किसको? गुड गवर्नेंस को। ठीक, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हम ई शासन पर जोर दे रहे हैं, ई गवर्नेंस पर जोर दे रहे हैं। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम कोई चीज की कंप्लेन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से हम अप्लाई करके हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आवेदन का निराकरण है वो ऑनलाइन तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी सुविधाएं हमें घर बैठे प्राप्त हो सकेंगी इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। यही क्या होता है? ई गवर्नेंस है, यानी शासन की कोई योजना है। जैसे हम तहसील के स्तर पर बात करें तो जो खसरा खतौनी है, पटवारी अभिलेख को उस पर अपलोड करता है और उसके माध्यम से कोई भी पब्लिक तहसील कोड नामक वेबसाइट में जा करके सर्च करके अपना खसरा नंबर डाल करके अपने जमीन का वो देख सकती है ब्यौरा। ठीक, और यह जो कार्य है
ये ई शासन के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ ई सर्टिफिकेट प्राप्त करना, कोई भी चीज जैसे आवास प्रमाण पत्र प्रदान करना, आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जा रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ई शासन के अंतर्गत आता है। तो ये जो योजना है 18 अगस्त 2006 से लागू की गई थी। ठीक, आंसर याद रखिएगा 18 अगस्त 2006। अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों ये जो अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए प्राइम सेवा की शुरुआत की थी सन 2005 में की थी। कब की थी? सन 2005 में की थी। अमेजन कंपनी ने, जो ग्राहक थे अमेजन के, वो अपने ग्राहकों के लिए नई फिल्म, वीडियो, संगीत, ये सब दिखाने के लिए सन 2005 में अमेजन प्राइम नामक सेवा प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई शॉपिंग का आविष्कार किया था, और यह पूछा गया है कि कब किया था। तो दोस्तों माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में ई शॉपिंग का आविष्कार किया था। ई शॉपिंग क्या है? हम इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे उपयोगी वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, घर का सामान है, कैटरिंग है, कुछ भी है, हम उसको सर्च करके घर बैठे मंगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की डिलीवरी कंपनियां हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ठीक है, और शॉप्सी है, बहुत सारे हैं। उसके माध्यम से कोई भी चीज हम मंगा सकते हैं आज। लेकिन इसके शुरुआत करने का काम किसने किया था? तो माइकल एल्ड्रिच ने किया था। सन 1979 में सबसे पहली बार किया गया था। तो आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ई मित्र सेवा, उमंग, ई फाइलिंग, डिजी लॉकर, फास्टैग क्या है? तो दोस्तों ये जो मॉडल है, ये उदाहरण है हमारे C2G। C2G मतलब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मतलब जो व्यक्ति है उससे सरकार तक ये जो सेवा है कनेक्ट करती है। कैसे? ई मित्र सेवा, ई मित्र सेवा, उमंग, ई फिलिंग, डिजी लॉकर, फास्टैग। फास्टैग कैसे? जैसे हम कहीं भी टोल नाके से जा रहे हैं, हमें टोल टैक्स डायरेक्ट फिजिकल रूप से तुरंत कैश पेमेंट ना करना पड़े, इसके लिए हम फास्टैग लगाते हैं, प्री पेमेंट कर देते हैं, प्रीपेड हो जाता है वो, और फिर फास्टैग आगे गाड़ी में लगा होता है, जिसको स्कैन कर लेता है टोल नाके पे, और वो गाड़ी निर्बाध रूप से आगे बढ़ जाती है। ऐसे डिजी लॉकर, हम अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से लॉकर में रख सकते हैं पासवर्ड आईडी के माध्यम से, तो उसको हम कहीं भी फिर प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये व्यक्ति का रिकॉर्ड है, सरकार के लिए सेव हो सकता है। फास्टैग व्यक्ति का है, व्यक्तिगत यूज का है, प्री पेड है, और उसको यूज किया जा सकता है। तो ये कंज्यूमर से गवर्नमेंट को बताती। ऐसे ई मित्र सेवा, ठीक, उमंग है, ई फाइलिंग है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर। अलीबाबा क्या है? तो दोस्तों अलीबाबा एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। अलीबाबा क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। और ई कॉमर्स कंपनी मतलब, ई कॉमर्स कंपनी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कर सकते हैं। ई शॉपिंग करने के लिए एक कंपनी है, ठीक, और उसका नाम है अलीबाबा। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1999 को किया था। किसने किया था? जैक मा, ठीक, जैक मा इनका नाम है। और चीन के हांगझू प्रांत में इन्होंने 4 अप्रैल 1999 को ई कॉमर्स कंपनी की स्थापना करी, अलीबाबा की, ठीक। ये चीन की कंपनी है। कहाँ है? चीन के हांगझू प्रांत में, ठीक। आंसर हो जाएगा चीन। पेटीएम को कब स्थापित किया गया था? दोस्तों पेटीएम क्या है? पेटीएम जो है, पेटीएम की शुरुआत भारत में 1 जनवरी सन 2010 को प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी सन 2010 को किसके लिए की गई थी? तो ई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम की शुरुआत की गई थी। और जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, वह दिन याद होगा जब 500 और 1000 रुपए के जो करेंसी थी, पुरानी मुद्रा थी, नोट थे, वो चलन से बाहर कर दिए गए थे, अमान्य कर दिए गए थे। तो 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई,
उसके बाद पेटीएम जो सेवा थी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी। तो 1 जनवरी सन 2010 को इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन 2012 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। बाजार के लेवल में, यानी सार्वजनिक रूप से 2012 में प्रारंभ में आई थी, प्रभाव में आई थी, काम में आई थी, लेकिन 2010 में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आंसर याद रखेंगे 1 जनवरी सन 2010। आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स क्रांति के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के आने से जो सारे काम मैनुअल हो रहे थे वो डिजिटल रूप में होने लगेंगे या मशीन के द्वारा होने लगेंगे। तो मैनुअल यानी व्यक्ति की उपस्थिति कम हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नौकरियां तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन कौन सा क्षेत्र है जिसमें नहीं खत्म होगी? तो उसका आंसर क्या होगा, इसको हम देखते हैं। डाटा एंट्री क्लर्क, इसमें बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। डाटा एंट्री मनुष्य के द्वारा हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, बाद में मशीन के द्वारा होने लगेगा, ऑटोमेटिक। अकाउंटिंग क्लर्क, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग होने लगेगी। बैंक क्लर्क, बैंक में भी अकाउंटिंग के लिए बहुत सारी चीजों के लिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी व्यक्तियों की। लेकिन पीडब्ल्यूडी क्लर्क इसमें जो है ये शामिल नहीं है, क्योंकि रोबोटिक्स के आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम रोड बनवा रहे हैं, ठीक है, लोक निर्माण विभाग का काम करवा रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारे काम है जिसमें हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, ठीक। तो पीडब्ल्यूडी क्लर्क ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए, आम जनता तक पहुंचने के लिए सरकार ने किस आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और से संबंधित टेक्नोलॉजी का लाभ आम जनता को पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को कैसे लाभ दे सकती है, इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए, सुझाव देने के लिए सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया था, ठीक है। अब जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जी है, ठीक। लेकिन ये जो है समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार जी थे पहले, अब नहीं है ये, अब बन चुके हैं सुमन बेरी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए कितने सूत्री रणनीति तैयार की है? तो दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग करने के लिए सरकार ने 7 सूत्री मिशन तैयार किया है। इसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन इंटरनेट, कंप्यूटर या अन्य इंटरकनेक्टेड बुनियादी ढांचे में आपराधिक गतिविधियों को दर्शाता है? कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम जो क्राइम कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्या हम उसको डिजिटल अपराध कहेंगे, डिजिटल सिक्योरिटी कहेंगे, या साइबर सिक्योरिटी कहेंगे, या साइबर क्राइम कहेंगे? तो जो भी है, जैसे स्पूफिंग करना, फिशिंग करना, क्रैकिंग करना, हैकिंग करना, ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं, साइबर क्राइम। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइबर क्राइम या साइबर अपराध, ठीक है। इसके लिए आईटी कानून 2000 सरकार ने बनाया है। किसको मनोवैज्ञानिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, इसमें से जो मनोवैज्ञानिक आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है उसको दी जाती है साइबर पीछा। इसका हिंदी इंग्लिश का मतलब होता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग को हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक आतंकवाद। मतलब बार बार साइबर रूप में, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विचार के बारे में लगातार लोगों के मन की भावनाओं को भड़काना, ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम मनोवैज्ञानिक आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, यानी लोगों का एटीट्यूड चेंज कर दिया जाता है इसके माध्यम से, लगातार किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाकर, वो साइबर पीछा या साइबर स्टॉकिंग कहलाता है।
आगे बढ़े। भारत में इससे पहले भी साइबर सुरक्षा नीति नहीं थी, तो इससे पहले कोई साइबर सुरक्षा नीति नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है, मानव अपने उपयोगी ऐसे साधन इजाद कर लेता है। तो सन 2013 में यह साइबर सुरक्षा नीति लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि हमारे देश में आईटी एक्ट बन गया था। कब? सन 2000 में। लेकिन जब देश में साइबर क्राइम बढ़ा और हैकिंग ट्रैकिंग की समस्याएं बढ़ी, चीन के द्वारा वायरस अटैक हुआ भारत में, तब साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सन 2013 में क्या बनाई? साइबर सिक्योरिटी नीति बनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश मनुष्यों की पहली रोबोटिक कोरोनरी सर्जरी करने वाला देश बना है? तो इस मामले में हमारा भारत पहला देश है। मेडिसिन के क्षेत्र में रोबोट के माध्यम से कोरोनरी सर्जरी करने वाला पहला देश हमारा कौन सा बना है? पहला देश भारत। ठीक है। रोबोटिक सर्जरी की उच्च मांग का एक कारण नहीं है। पूछ रहा है कि रोबोट के माध्यम से जो सर्जरी होती है उसकी मांग के क्या कारण है, उनमें से कौन सा कारण इसमें से नहीं है? तो प्रौद्योगिकी में उन्नति होती है, इसके कारण इसकी मांग बढ़ी है, ये सही है। क्रॉनिक बीमारी के मामलों में वृद्धि होती है जिसमें रोबोटिक सर्जरी सहायक है, इसके कारण इसकी मांग बढ़ी है, ये भी सही है। चिकित्सा कृतियों से जुड़े मामलों में उच्च संख्या बढ़ी है, तो ये भी सही है क्योंकि रोबोटिक्स उसमें सहायक है। लेकिन रिकवरी में लगने वाले समय में कमी, तो रिकवरी में लगने वाले समय में कमी ये इससे संबंध नहीं रखता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक साइबर घटना के परिणाम स्वरूप हार्डवेयर के उपयोग की कार्यक्षमता को गिरावट को दिखाता है। क्या दिखाता है? कौन सी ऐसी घटना है जिसके द्वारा हार्डवेयर का उपयोग की कार्यक्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो वह घटना है इसमें से ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के द्वारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रभावित होता है, तत्पश्चात हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो डाउन हो जाती है, तो ये घटना कहलाती है ब्रेकिंग। ठीक। वही स्टॉकिंग की बात करें तो हमने इसको पढ़ लिया है, ये मनोवैज्ञानिक आतंकवाद है। किसी भी व्यक्ति भावना के बारे में लगातार लोगों पर नेगेटिविटी फैलाना, ये भी साइबर क्राइम है। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग जो है ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी का उदाहरण है। लोगों के हित की बातें कर करके उससे संबंधित जो सिक्योरिटी चीजें हैं उनको हासिल कर लेना, एक प्रकार से ये स्पूफिंग या हैकिंग का एक प्रकार है। फिशिंग जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी का एक प्रकार है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग। ठीक है, चलिए। अर्धचालकों के गुणों को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, भौतिकी के कई क्षेत्र बन चुके हैं जिनमें से हम सेमीकंडक्टर का अध्ययन करते हैं, और ये जो है मॉडर्न फिजिक्स का उदाहरण है। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इस क्षेत्र में व्यापक है। तो क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में जो हम ये अर्धचालकों का अध्ययन करते हैं तो ये क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था और उनको क्वांटम फिजिक्स का प्रमुख रूप से सूत्रधार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। कौन सा सिस्टम उपभोक्ता की हल्की सी आवाज को भी पकड़ लेता है और दूसरे साथियों को सुनवा और बुलवा सकता है? उसका आंसर है VOX, वॉइस ऑपरेटेड स्पीच। ठीक है। तो जो व्यक्ति की आवाज है उसकी आवाज को पकड़ लेता है, दूसरे साथी को सुनवा सकता है। ये हो जाएगा आपका सिस्टम VOX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह तकनीक जिसकी सहायता से घर के बाहर रहकर भी घर के उपकरणों पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या होती है? तो दोस्तों, ये जो आज नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है उसमें से घर के बाहर रह करके घर के उपकरणों को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें कौन सी जिसमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग होती है इसमें कौन से प्रोटोकॉल पर आधारित होती है? आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल 10। ठीक है, प्रोटोकॉल 10 के द्वारा हम बाहर दूर स्थित क्षेत्र से अपने घर की सारी जो प्रोसेस है उपकरण की उसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संचार इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग के महत्व को
मान्यता किसके प्रयासों से मिली थी? तो इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा? संचार इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो कम्युनिकेशन क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है, जाहिर सी बात है इनमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संबंध ही होगा। तो जो व्यक्ति इन फिजिक्स से संबंध रखते रहे हों उन्होंने बड़ी इसमें योगदान दिया होगा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। यदि इन्होंने शुरुआत न की होती तो आज हमारा भारत सर्विस सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इतना आगे न बढ़ा होता। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जहां परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अपना व्यापक योगदान दिया और भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न बनाया, वहीं विक्रम साराभाई जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापक क्रांति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसीलिए उन्हें भारत का अंतरिक्ष विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि वो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कदम न रखे होते तो आज हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उपग्रह आधारित संचार सिस्टम है, हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की तस्वीर ले पा रहे हैं, तो ये जो जीपीएस सिस्टम है ये संभव न हो पाता। ठीक, तो होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, इनका जो है इन क्षेत्र में व्यापक योगदान है। आगे बढ़ते हैं। संचार इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास को किस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में सहायता नहीं ली गई है? तो संचार इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में से किस प्रौद्योगिकी की सहायता नहीं ली गई है? तो सेमीकंडक्टर का उपयोग हुआ है, लेजर तकनीक, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका उपयोग हुआ है। पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही सुपर कंप्यूटर तीव्र गति से काम कर रहा है। हैवी मशीनरी का कोई उपयोग नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हैवी मशीनरी का उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र सीमेट भारत में कहाँ स्थापित नहीं है? तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ कहाँ है ये पूछ रहा है। पुणे में है, महाराष्ट्र में पुणे में, हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, त्रिशूर केरल के स्थित शहर है, यहाँ है। मणिपुर में नहीं है, पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर, यहाँ नहीं है। ठीक है, बाकी जगह है। तो जाहिर सी बात है ये पुणे यानी महाराष्ट्र, हैदराबाद मीन्स तेलंगाना, केरल मीन्स त्रिशूर मीन्स केरल, ये तीनों जो स्टेट हैं टेक्नोलॉजी की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र होंगे। मणिपुर में नहीं है, इसका मतलब मणिपुर ऐसा पिछड़ा राज्य है जहां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है, इसीलिए हमारे देश में क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में किस टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत और इस पर सर्च करने के लिए आईआईटी मुंबई, ठीक है, आईआईटी मुंबई को सन 2004 में इस क्षेत्र में क्या दिया गया है, इसको नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। माने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए आईआईटी मुंबई इस क्षेत्र में लगातार कार्यरत है और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारे नैनो रोबोट बना सकते हैं, अन्य बहुत सारे नैनो फिल्टर्स, नैनो लिटर बग्स को हटा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हम इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का निर्माण कर पाए हैं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आविष्कार करके। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज ये नेक्स्ट श्रृंखला में 25 महत्वपूर्ण वीडियो को प्रश्नों के डिस्कशन के माध्यम से देखा। आशा है कि आपके लिए ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आपके मन में यदि कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।